इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है और शायद हर घर से जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा है। हाँ, क्योंकि जब भी घर में कोई नया मेहमान आता है ना, कोई नवजात बच्चा, तो अचानक से घर का हर सदस्य, हर पड़ोसी और दूर के रिश्तेदार भी जैसे अपने आप में एक बाल रोग विशेषज्ञ बन जाते हैं। हर तरफ से बस सलाहों की बारिश होने लगती है। सही कहा, दादी का नुस्खा, नानी की हिदायत और आजकल तो इंटरनेट के अनगिनत लेख भी हैं। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा का आधार बहुत ही ठोस और वैज्ञानिक है। और ये बहुत जरूरी भी है। जी, हम आज bpeace.in पर डॉक्टर महेश यादव द्वारा लिखी गई द एसेंशियल गाइड टू न्यूबॉर्न सेफ्टी एंड सिंपल केयर पर बात करने वाले हैं। इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन ये समझना है कि जब बात एक नन्हे और बेहद नाजुक जीवन की आती है, तो हमारे समाज में फैली कौन सी पारंपरिक दातें महज एक मिथक हैं और असल में विज्ञान क्या कहता है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कई बार परिवार वाले बहुत ही अच्छी नीयत से कुछ ऐसी सलाहें दे देते हैं जो अनजाने में बच्चे के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। ये बहुत ही सटीक बात है और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि नवजात बच्चे हम वयस्कों का ही एक छोटा रूप है। मतलब उन्हें बस हमारी तरह ही देखभाल चाहिए, बस छोटे स्तर पर। हाँ, यही सबसे बड़ा भ्रम है। मेडिकल साइंस के नजरिए से देखें तो उनका शरीर, उनका पाचन तंत्र, उनकी त्वचा और यहाँ तक कि उनका दिमाग भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन या विकास के बेहद शुरुआती चरण में होता है। ऐसे में हमारी छोटी छोटी गलतियां, जिन्हें हम प्यार या देखभाल समझकर करते हैं, वे गंभीर रूप ले सकती हैं। डॉक्टर यादव की ये गाइड सिर्फ एक मेडिकल पर्चा नहीं है, बल्कि ये एक नया नजरिया है कि कैसे हम देखभाल के तरीके को सरल और सबसे अहम बात सुरक्षित बना सकते हैं। बिल्कुल। जो लोग सुनी सुनाई बातों के बजाय स्पष्ट वैज्ञानिक ज्ञान की तलाश में हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत सारे भ्रम तोड़ने वाली है। तो फिर सीधे उन भ्रमों पर वार करते हैं। शुरुआत करते हैं आहार और पोषण से जुड़े मिथकों से। मैंने गाइड में पढ़ा और हमारे यहाँ एक बहुत ही आम परंपरा भी है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को शहद चटाना। जी, ये बहुत आम है। इसे एक मीठी शुरुआत माना जाता है, जैसे कि जिंदगी में मिठास घोलने की रस्म हो। अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग एक चांदी के चम्मच में थोड़ा सा शहद लेकर तैयार रहते हैं। लेकिन गाइड इसे लेकर एक बहुत ही सख्त चेतावनी देती है, जो सदियों पुरानी इस धारणा के बिल्कुल उलट है। देखिए, इस परंपरा के पीछे की भावना बहुत पवित्र हो सकती है, लेकिन विज्ञान के हिसाब से ये एक बेहद खतरनाक कदम है। गाइड स्पष्ट रूप से कहती है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शहद पूरी तरह से वर्जित है। पूरी तरह से वर्जित? हाँ। अब इसका वैज्ञानिक कारण समझना बहुत जरूरी है। शहद के अंदर प्राकृतिक रूप से कुछ विशेष स्पोर्स या बीजाणु पाए जाते हैं। ये स्पोर्स क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया के होते हैं। आप इन स्पोर्स को बहुत ही कठोर बीजों की तरह समझ सकते हैं। जब कोई वयस्क शहद खाता है तो उसके पेट का एसिड इतना तेज होता है कि वो इन बीजों को तुरंत जलाकर नष्ट कर देता है। मतलब हमारे पेट का एसिड एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करता है। एकदम सही। लेकिन एक नवजात बच्चे का पाचन तंत्र और उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल नया होता है। उनके पेट में वो एसिडिक वातावरण नहीं होता। तो वे बैक्टीरिया नष्ट नहीं होते? बिल्कुल नहीं। बच्चे का पेट उन बैक्टीरिया वाले बीजों के लिए एक उपजाऊ मिट्टी की तरह काम करता है, जहां वे स्पोर्स पनपने लगते हैं और एक ऐसा जहर छोड़ते हैं जिससे इन्फेंट बोटुलिज्म नामक एक जानलेवा बीमारी हो जाती है। हे भगवान! ये बीमारी बच्चे की मांसपेशियों को लकवाग्रस्त कर सकती है, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए 1 साल से पहले शहद की एक छोटी सी बूंद भी बच्चे के लिए जहर के समान हो सकती है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है। जो चीज हम मिठास के लिए दे रहे हैं, वो इतना बड़ा खतरा बन सकती है। अच्छा, खाने पीने की बात हो ही रही है तो एक और सवाल जो अक्सर बहस का बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, वो है पानी। पानी को लेके बहुत भ्रांतियां हैं। खासकर हमारे यहाँ की भयंकर गर्मियों में, जब तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। किसी को भी लगेगा कि इतनी भीषण गर्मी में प्यास तो उस नन्ही सी जान को भी लगती होगी। हाँ, ये आम सोच है। क्या तब भी उसे एक घूंट पानी नहीं देना चाहिए? ये तो सुनने में ही थोड़ा अप्राकृतिक सा लगता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय सोच है और इसी सोच के कारण ज्यादातर माता पिता ये गलती कर बैठते हैं। लेकिन विज्ञान इस पर बिल्कुल अलग और बहुत सख्त राय रखता है। शुरुआती 6 महीनों तक बच्चे को पानी की एक बूंद की भी जरूरत नहीं होती। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पानी ही होता है। जब बच्चा दूध पीना शुरू करता है
तो जो शुरुआती दूध या जिसे फो मिल्क कहते हैं वो पतला होता है और पूरी तरह से बच्चे की प्यास बुझाने का काम करता है। तो फिर अगर हम उसे अलग से 2-4 चम्मच पानी दे भी दें तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। एक नवजात बच्चे का पेट एक छोटी सी अखरोट के आकार का होता है। सिर्फ एक अखरोट जितना? हाँ, जब हम उसे पानी पिलाते हैं तो हम उस छोटी सी जगह को बिना किसी पोषण वाले तरल पदार्थ से भर देते हैं। इसका सीधा असर ये होता है कि बच्चे का पेट भर जाता है और वो माँ का दूध कम पीता है, जिससे उसका वजन और विकास रुकने लगता है। ये तो सीधा सीधा पोषण में रुकावट है। और इससे भी बड़ा खतरा है वाटर इंटॉक्सिकेशन। शरीर में एक बहुत नाजुक इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन होता है। आप इसे शरीर की बैटरी चलाने वाला नमक और पानी का संतुलन समझ सकते हैं, जो बच्चे की अविकसित किडनी पर भारी दबाव डालता है और ये स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। बाप रे, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का वो नाजुक संतुलन बिगड़ना वाकई खतरनाक है। इसी से जुड़ा एक और चलन है बाजार में मिलने वाले ग्राइप वाटर और जन्म घुट्टी का। ओह, इनकी तो पूरी एक इंडस्ट्री है। हाँ, इनकी लोकप्रियता तो आसमान छूती है। दादी नानी से लेकर पड़ोसी तक कहते हैं कि इससे बच्चे का पेट ठीक रहता है, गैस नहीं बनती और बच्चा चैन से सोता है। इन उत्पादों के इर्द गिर्द मार्केटिंग का जो मायाजाल बुना गया है वो बहुत ही प्रभावशाली और भ्रामक है। अगर आप किसी भी बाल रोग विशेषज्ञ से पूछेंगे तो वे कभी इसकी सलाह नहीं देंगे। बिल्कुल, गाइड भी यही कहती है। हाँ, गाइड स्पष्ट करती है कि ये उत्पाद पाचन में कोई जादुई सुधार नहीं करते। सच्चाई तो यह है कि इनमें अक्सर भारी मात्रा में चीनी, हानिकारक प्रिजर्वेटिव्स और कई बार तो हल्का अल्कोहल भी होता था। अल्कोहल नवजात बच्चे के लिए? जी, जिससे बच्चा सुस्त होकर सो जाता था और लोग सोचते थे कि उसे आराम मिल गया। ये चीजें बच्चे की प्राकृतिक पाचन प्रक्रिया में बांधा डालती हैं और उसे माँ के दूध से मिलने वाले जरूरी पोषण से दूर करती हैं। यानी हम शांति पाने के चक्कर में बच्चे के कच्चे पेट में एक तरह का जंक फूड डाल रहे हैं। ये बहुत डरावना है। खाने पीने से जुड़ी एक आखिरी चुनौती पर आते हैं, जबरदस्ती दूध पिलाना या फोर्स फीडिंग। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर देखा जाता है कि अगर बच्चा किसी दिन थोड़ा कम दूध पीता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं और उसे बॉटल से या चम्मच से जबरन दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। और ये चिंता अक्सर एक खतरनाक स्थिति पैदा कर देती है। एक बात हमें समझनी होगी कि बच्चे अपनी भूख के मामले में बहुत स्पष्ट होते हैं। जब उनका पेट भर जाता है तो वो संकेत देते हैं। वे मुंह मोड़ लेते हैं या दूध पीना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। जबरदस्ती दूध पिलाने से सबसे बड़ा और तात्कालिक खतरा गले में फंसने या चोकिंग का होता है। बच्चा अपनी क्षमता से ज्यादा निगल नहीं पाता और वो अतिरिक्त दूध उसकी श्वास नली या फेफड़ों में जा सकता है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, इसके अलावा इससे बच्चे का पेट जरूरत से ज्यादा भर जाता है और वो बार बार उल्टी करने लगता है। अगर इसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो आगे चलकर बच्चे के मन में दूध या खाने को लेकर एक तरह का डर और चिढ़ पैदा हो जाती है, जिसे फीडिंग एवर्जन कहते हैं। खाना एक प्राकृतिक और आरामदायक अनुभव होना चाहिए, कोई जबरदस्ती का तनावपूर्ण काम नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो हुई आहार और पोषण की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शारीरिक देखभाल और सोने के नियमों की बात करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम वयस्कों को लगता है कि एक आरामदायक नींद के लिए एक मुलायम गद्दा और एक बढ़िया सा तकिया तो बहुत जरूरी है। अगर हम बिना तकिए के सोएं तो हमारी गर्दन अकड़ जाती है। तो बच्चे के लिए भी एक छोटा सा रुई जैसा मुलायम तकिया जरूरी लगता है। और यही बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि जो चीज हमारे लिए सुकून है वही चीज उस नन्ही सी जान के लिए कुछ और ही साबित होती है। यही वो जगह है जहां हमारी धारणाएं बच्चे के शरीर विज्ञान से टकराती हैं। नवजात के लिए मुलायम तकिए, गद्दे या भारी कंबल आराम नहीं बल्कि सीधे तौर पर दम घुटने का कारण बन सकते हैं। दम घुटने का कारण? हाँ, इसे ऐसे समझिए। एक नवजात बच्चे की गर्दन की मांसपेशियां इतनी कमजोर होती हैं कि वो अपने सिर का वजन खुद नहीं संभाल सकता। साथ ही उसकी श्वास नली किसी मुलायम स्ट्रॉ की तरह होती है। अच्छा। अगर बच्चे का चेहरा उस मुलायम तकिए में दब जाए या गर्दन आगे की तरफ ज्यादा झुक जाए तो वो स्ट्रॉ मुड़ जाती है और हवा का रास्ता बंद हो जाता है। बच्चा खुद को उस स्थिति से बाहर निकालने या चेहरा घुमाने में असमर्थ होता है। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। तो फिर सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? सबसे सुरक्षित और पक्का नियम यह है कि बच्चे को हमेशा एक सख्त गद्दे या फर्म मैट्रेस पर सुलाएं। सतह बिल्कुल सपाट होनी चाहिए। कोई तकिया नहीं? बच्चे के पालने में ओई तकिया, कोई मुलायम खिलौना, बम्पर पैड या कोई ढीला कंबल नहीं होना चाहिए।
बच्चे को हमेशा पीठ के बल ही सुलाना चाहिए। विज्ञान ने ये साबित किया है कि इस साधारण से नियम का पालन करने से सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम या SIDS का खतरा कई गुना कम हो जाता है। नींद की बात हो और कपड़ों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को ढेर सारे कपड़ों में लपेट कर रखने की हमारी एक बहुत पुरानी आदत है। ये तो हर घर की कहानी है। चाहे मौसम कोई भी हो, ऐसा लगता है कि बच्चे को हमेशा ठंडी लग रही है। उन्हें स्वेटर, टोपी, मोजे और कंबलों में इस तरह पैक कर दिया जाता है जैसे उन्हें किसी बर्फीले पहाड़ पर भेजा जा रहा हो। इसे ओवर ड्रेसिंग कहते हैं और ये वाकई एक गंभीर समस्या है। जैसा कि हमने पहले कहा, बच्चा कोई छोटा वयस्क नहीं है। नवजात शिशु का शरीर अपने तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता और वो हमारी तरह पसीना बहाकर शरीर को तुरंत ठंडा भी नहीं कर सकते। जब हम उन्हें जरूरत से ज्यादा कपड़ों में लपेट देते हैं तो उनका शरीर बहुत तेजी से गर्म होने लगता है, जिसे ओवरहीटिंग कहते हैं। बिल्कुल। इस ओवरहीटिंग के कारण बच्चा डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है, उसे बुखार आ सकता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ओवरहीटिंग भी SIDS के सबसे बड़े जोखिम कारकों में से एक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कितने कपड़े पहनाने हैं? क्या इसका कोई आसान फॉर्मूला है? इसका एक बहुत ही सीधा और वैज्ञानिक नियम है। उस वक्त उस कमरे के तापमान में वयस्कों ने जितने कपड़े पहने हैं, बच्चे को उससे सिर्फ एक परत यानी 1 लेयर्स ज्यादा कपड़े की जरूरत होती है। सिर्फ एक परत ज्यादा? जी। अगर आप एक टी-शर्ट में आराम से हैं तो बच्चे के लिए एक सूती कपड़ा और एक हल्की चादर काफी है। ये नियम तो हर माता पिता को याद रखना चाहिए। अब शरीर से जुड़ी एक और अहम चीज पर आते हैं, गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड की देखभाल। जब बच्चा अस्पताल से घर आता है तो वो गर्भनाल का छोटा सा हिस्सा पेट से जुड़ा रहता है। इस पर तो घरेलू नुस्खों की मानो बाढ़ सी आ जाती है। हाँ, इसमें बहुत सी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है हल्दी लगा दो, जल्दी सूख जाएगा, कोई सरसों का तेल डालता है तो कोई महंगा एंटीसेप्टिक पाउडर छिड़कता है। और डॉक्टर यादव की गाइड इस अभ्यास पर बहुत कड़ी चेतावनी देती है। गर्भनाल पर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। कुछ भी नहीं? यहाँ कुछ भी नहीं का मतलब है बिल्कुल कुछ नहीं। उसे सिर्फ सूखा, साफ और हवा के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। गर्भनाल का सूखना और गिरना शरीर की एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे चोट लगने पर पपड़ी जमती है, ठीक वैसे ही जैसे चोट लगने पर पपड़ी जमकर खुद गिर जाती है। जब हम उस पर तेल, हल्दी या कोई लोशन लगाते हैं तो हम असल में उस जगह पर कृत्रिम रूप से नमी पैदा कर रहे होते हैं और नमी बैक्टीरिया के पनपने के लिए सबसे बढ़िया जगह होती है। तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। जी, इससे उस नाजुक हिस्से में गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है जो सीधे बच्चे के खून में फैल सकता है। मतलब कभी-कभी कुछ ना करना ही सबसे बेहतर इलाज होता है। इसी तरह का एक और चलन है आंखों में काजल या सूरमा लगाने का। ये परंपरा बहुत गहरी है। अक्सर माना जाता है कि इससे आंखें बड़ी होती हैं या बुरी नजर से बचाव होता है। इसे प्यार और सुरक्षा की भावना से ही किया जाता है। भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। सबसे पहले तो काजल लगाने से आंखों में गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे? नवजात शिशु की आंखों में बहुत ही नाजुक आंसू की नलिकाएं या टीयर डक्ट्स होती हैं। भारी काजल इन नलिकाओं को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन इससे भी खतरनाक एक और पहलू है। वो क्या? बहुत सारे पारंपरिक और बाजार में मिलने वाले काजल या सुरमे में सीसा या लेड की मात्रा बहुत अधिक होती है। एक नवजात बच्चे की त्वचा कागज जैसी पतली होती है और वह इस लेड को आसानी से सोखकर खून में मिला सकती है। लेड तो शरीर के लिए बहुत जहरीला होता है। बिल्कुल। शरीर में सीसे का फैलना या लेड टॉक्सिसिटी एक ऐसा जहर है जो बच्चे के दिमागी विकास को हमेशा के लिए धीमा या अवरुद्ध कर सकता है। काजल से दिमागी विकास पर असर, ये जानकारी तो सच में आंखें खोलने वाली है। जो माता पिता अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, उन्हें ये बात जरूर सुननी चाहिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बच्चे के वातावरण, बाजारू उत्पादों और चिकित्सा जागरूकता पर नजर डालते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है नवजात की देखभाल का। जब एक बच्चा बहुत रोता है, मान लीजिए रात के 2 बज रहे हों और वो लगातार रो रहा हो, तो माता पिता का तनाव में आना स्वाभाविक है। अक्सर ऐसे में बच्चे को चुप कराने के लिए उसे झुलाया जाता है और कई बार थोड़ा जोर से हिला दिया जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया लग सकती है, लेकिन ये उन सबसे खतरनाक प्रतिक्रियाओं में से एक है जो कोई वयस्क कर सकता है। चिकित्सा विज्ञान में इसे शेकन बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। शेकन बेबी सिंड्रोम? हाँ, इसे थोड़ा कल्पना करके देखिए। नवजात शिशु का सिर
उसके पूरे शरीर के अनुपात में बहुत भारी होता है और गर्दन की मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर होती हैं। उसका दिमाग खोपड़ी के अंदर एक जेली की तरह होता है। जब बच्चे को हिलाया जाता है तो वो नाजुक दिमाग उस सख्त खोपड़ी की दीवारों से आगे पीछे टकराता है। भगवान, ये तो सुन के ही सिहरन होती है। बिल्कुल। इस टकराव से दिमाग की नसों में सूजन आ सकती है, खून बह सकता है और ये कुछ ही सेकंड में बच्चे को जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त कर सकता है, उसे अंधा बना सकता है या उसकी जान भी ले सकता है। ये बहुत ही गंभीर बात है। मेरी यहाँ बहुत ही स्पष्ट सलाह है, अगर बच्चा लगातार रो रहा है और आपका तनाव या गुस्सा बढ़ रहा है तो पहले बच्चे को सुरक्षित रूप से उसके पालने में लिटा दें, कमरे से बाहर जाएं, गहरी सांसें लें और खुद को शांत करें। एक रोता हुआ बच्चा सुरक्षित है, लेकिन हिलाया गया बच्चा कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। यह एक बहुत ही व्यावहारिक और ज़रूरी सलाह है। अब अगर नवजात बच्चे के आसपास के माहौल की बात करें तो हमारे यहाँ बच्चे का जन्म एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। घर में मेहमानों का तांता लगा रहता है, तेज आवाजें, ढेरों लाइटें और हर कोई बच्चे को एक गोदी से दूसरी गोदी में खिलाना चाहता है। हम इसे प्यार समझते हैं, लेकिन बच्चे को कैसा महसूस होता है? जरा बच्चे के नजरिए से सोचिए। वो पिछले 9 महीनों से माँ के गर्भ में एक अंधेरे, गर्म और बिल्कुल शांत माहौल में तैर रहा था। सही बात है। अचानक से वो इस दुनिया में आता है और उसका नर्वस सिस्टम अभी इतना विकसित नहीं है कि वो इतनी सारी चीजों को एक साथ प्रोसेस कर सके। बहुत ज्यादा शोर, चमकीली रोशनी, अजनबियों का बार बार उसे छूना, अलग अलग तरह की परफ्यूम की महक, ये सब बच्चे के दिमाग के लिए एक भयंकर सेंसरी ओवरलोड बन जाता है। सेंसरी ओवरलोड। जी। इस ओवरलोड की वजह से बच्चा अत्यधिक तनाव में आ जाता है, उसकी नींद का चक्र टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। शुरुआती हफ्तों में एक शांत और कम हलचल वाला माहौल बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए किसी भी दवा से ज्यादा जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्यार जताने का तरीका हमेशा शोरगुल नहीं बल्कि शांति भी हो सकता है। और अगर हम बाजार की ओर देखें तो एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जो हमें ये एहसास दिलाती है कि अच्छे माता पिता बनने के लिए हमें दुनिया भर के बेबी प्रोडक्ट्स चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। विशेष बेबी पाउडर, तरह तरह के लोशन, खुशबूदार तेल, ऐसा लगता है कि बिना इनके बच्चे की देखभाल हो ही नहीं सकती। ये आधुनिक मार्केटिंग का सबसे बड़ा भ्रम है। और अगर किसी ने कल ही ढेरों लोशन खरीद लिए हैं तो उन्हें अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्केटिंग डिजाइन ही इस तरह से की गई है। सच्चाई ये है कि ये सभी व्यापारिक उत्पाद गैर जरूरी और कई मामलों में हानिकारक हैं। हानिकारक कैसे? उदाहरण के लिए, बेबी पाउडर बहुत छोटे कणों से बना होता है। जब आप इसे छिड़कते हैं तो ये हवा में उड़ता है और बच्चा सांस के जरिए इसे अपने नाजुक फेफड़ों में खींच सकता है। इसी तरह कृत्रिम खुशबू वाले लोशन बच्चे की त्वचा की प्राकृतिक नमी को छीन लेते हैं और एलर्जी का कारण बन सकते हैं। और पैसिफायर या बोतलों का क्या? शुरुआती हफ्तों में बिना मेडिकल जरूरत के पैसिफायर या बोतल का इस्तेमाल भी स्तनपान की प्राकृतिक प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा डालता है। गाइड स्पष्ट रूप से कहती है कि बच्चे की मालिश या नमी के लिए केवल प्राकृतिक और शुद्ध नारियल का तेल ही काफी है। साधारण देखभाल या सिंपल कैरी सबसे सुरक्षित है। और अगर चिकित्सा जागरूकता की बात करें तो डॉक्टर के पास जाने को लेकर भी कई भ्रांतियां हैं, खासकर टीकाकरण या वैक्सीन को लेकर। कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसे इंजेक्शन का दर्द क्यों देना, थोड़ा बड़ा हो जाए तब लगवा लेंगे, या फिर हल्की सर्दी खांसी में मेडिकल स्टोर से पूछकर कोई भी सिरप दे देते हैं। टीकाकरण में अपनी मर्जी से देरी करना बच्चे को जानबूझकर खतरे में डालना है। नवजात बच्चे के पास अपना कोई मजबूत इम्यून सिस्टम नहीं होता। टीकाकरण ही वो ढाल है जो उसे उन जानलेवा बीमारियों से बचाता है। इसमें एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए। और दवाइयाँ? जहाँ तक सेल्फ मेडिकेशन की बात है, बिना डॉक्टर की पर्ची के बच्चे को बुखार या खांसी की कोई भी दवा देना सख्त मना है। जो दवा हमारे लिए सामान्य है वो बच्चे के लिवर और किडनी के लिए जहर का काम कर सकती है। तो ऐसे कौन से स्पष्ट संकेत हैं जब हमें तुरंत डॉक्टर के पास भागना चाहिए? कुछ खतरे के संकेत या रेड फ्लैग्स होते हैं जो हर माता पिता को रटे होने चाहिए। जैसे कि अगर बच्चे को बुखार हो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, वो बिल्कुल दूध ना पी रहा हो, उसमें इतनी सुस्ती हो कि जगाने पर भी ना जागे, बार बार उल्टी कर रहा हो, उसकी सांस बहुत तेजी से चल रही
हो या वो बहुत कम पेशाब कर रहा हो। इनमें से कोई भी लक्षण दिखने पर घरेलू नुस्खे आजमाने के बजाय तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने इतनी सारी बातें की, इतने सारी मिथकों को तोड़ा, विज्ञान के पीछे के कारणों को समझा। इस पूरी गहन चर्चा और डॉक्टर यादव की गाइड का वो कौन सा सार है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए? इस पूरे स्रोत का मुख्य संदेश बहुत ही स्पष्ट है। साधारण देखभाल ही सबसे सुरक्षित देखभाल है। नवजात बच्चों को बड़े बड़े अनुष्ठानों, महंगे टॉनिक या भारी भरकम बाजारू उत्पादों की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। हाँ। उनकी जरूरतें बहुत बुनियादी और प्राकृतिक हैं। उन्हें सिर्फ माँ का दूध, उचित गर्माहट, साफ सफाई, एक शांत माहौल, सुरक्षित नींद की जगह और आपका बेशर्त प्यार चाहिए। जब हम इस प्राकृतिक और सरल तरीके को अपनाते हैं और अनावश्यक चीजों का बोझ हटा देते हैं, तभी हम बच्चे को सबसे सुरक्षित वातावरण दे पाते हैं। वाकई सिंपल केयर ही सबसे सुरक्षित है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और मैं चाहूंगी कि श्रोता इस पर थोड़ी गहराई से विचार करें। जी बताइए। जब विज्ञान और चिकित्सा आज इतनी स्पष्टता से ये साबित करते हैं कि नवजात शिशु के लिए बाजार में मिलने वाले ज्यादातर महंगे बेबी प्रोडक्ट्स और सदियों पुरानी जटिल परंपराएं असल में गैर जरूरी या यहाँ तक कि हानिकारक है, तो क्या ये चीजें वास्तव में उस बच्चे की भलाई के लिए बनाई गई हैं, या फिर ये सिर्फ हम वयस्कों को ये महसूस कराने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है कि हम बच्चे की देखभाल के लिए कुछ खास कर रहे हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर नवजात शिशु जैसी नाजुक जान की देखभाल में कम ही बेहतर है या लेस इज मोर का सिद्धांत लागू होता है, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के और कितने ऐसे हिस्से हैं जहां हम महज अपनी संतुष्टि या अहंकार के लिए बिना जरूरत की चीजों को जटिल बना रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।